पहले तो सर माफ़ी भी और आपका एहतराम भी। एक लंबा अरसा हो गया सर, और मैं जब भी आपसे फ़ोन पर बात करता हूँ बहुत ही सहज, और ये सहजता जो है बहुत खींचती है, बहुत ही आसान। और मैं कम से कम 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं एक सफ़र में था और आपका उपन्यास मेरे हाथ में था। उस उपन्यास के हाथ में होने के चलते मुझे कई लोगों ने आपके बारे में ना सिर्फ जिक्र किया, बल्कि वो आपके बारे में बहुत कुछ जानते रहे, आपको पढ़ने के ज़रिए इसका एहसास भी मुझे कराया। एक लंबा अरसा गुजरा है हिंदी साहित्य को देते हुए। जब आपके लिखने के सवाल उस समय थे, जो समाज था, हिंदी साहित्य में जो स्थितियां थीं लेखकों की, यानी कि उनके कद की बात करता हूं, जो तेवर धार, और अब ये 50 साल 5 दशक, दोनों में क्या अंतर पाते हैं हिंदी समाज के सवाल में, हिंदी साहित्य को, उस समाज को देखने के नज़रिए के लिहाज से, और अब साहित्य में जो नए साहित्यकार हैं उनके मयार, उनके कद के लिहाज से आप क्या पाते हैं? देखिए, यह तो अपने आप में वास्तविकता है कि जब समाज बदलता है, समय बदलता है, तो साहित्य लेखन का स्वरूप भी बदलता है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक जो बड़ा अंतर मुझे दिखाई पड़ता है, या जिस पर मैं सोचता हूँ कि हम लोगों ने जब लिखना शुरू किया और उसके बाद लिखते रहे, उस समय संघर्ष बहुत था। दोहरा संघर्ष हमारे सामने था। दोहरा जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब स्पष्ट कर दूँ कि जीवन में एक संघर्ष जीवन में था और दूसरा संघर्ष लेखन में था। ये दोनों समानांतर संघर्ष हमने झेले। व्यक्तिगत रूप से मैंने बहुत झेला है जी। कि व्यक्तिगत संघर्ष का मतलब आर्थिक संघर्ष, सामाजिक संघर्ष, जिसमें धर्म भी शामिल है। संकट ही संकट थे। बेरोजगारी थी, हमने झेली है। समाज में किस तरह का ऊंच नीच था, गांव की क्या स्थितियां थीं, वो सब हमने देखा है, झेला है। और धर्म के आधार पर किस तरह का निर्धारण होता रहा है, वो सब भी संघर्ष का एक हिस्सा था। जी। तो एक संघर्ष तो ये जीवन में चल रहा था, दूसरा संघर्ष लेखन में चल रहा था। उस समय लिखने के साथ साथ दूसरा जो संकट था वो प्रकाशन का था कि लिख तो रहे हैं, लेकिन वो प्रकाशित होना उनका आसान नहीं था। तब इतनी सारी पत्रिकाएं निकलती थी, जबकि तमाम बड़ी पत्रिकाएं थीं, बड़े घरानों की पत्रिकाएं थीं जो बहुत प्रसिद्ध थीं। फिर एक दौर आया जबकि लघु पत्रिकाओं का आंदोलन चला,
इसके बावजूद इतना आसान नहीं था प्रकाशन। आपको बता दूं कि पत्र पत्रिकाओं की तरफ से निर्देश होता था कि अपनी रचना भेजते तो भेजिए आप, लेकिन एक प्रति अपने पास रखिए, और जो भेज रहे हैं अगर अस्वीकृति की स्थिति में उसको वापस चाहिए आपको, तो पैसा तो भी- साथ में पता लिखा हुआ और पर्याप्त टिकट लगा हुआ लिफाफा भी रखिए अंदर। और वो करते थे हम लोग, और प्रायः हमारी रचनाएं वापस ही आती थी। तो अब ये दोहरा संघर्ष हमने झेला। अब जो पहला संघर्ष जो मैंने बताया, जो जीवन से जुड़ा हुआ था, अगर आप उसे पढ़े, आप हमारी कहानियाँ पढ़िए, हमारे उपन्यास पढ़िए, या हमारे समय के लोगों की, रचनाकारों की कहानियों को पढ़े, वो सारा आपको दिखाई पड़ेगा, उसमें जी सारा दिखाई पड़ेगा। आज मुझे हैरत होती है कि मैं जब पढ़ता हूँ, पत्र पत्रिकाओं में कहानियाँ आती हैं, प्रकाशित होती हैं, कुछ लेखक अपनी पुस्तकें भी बेचते हैं, तो मुझे हैरत होती है कि कोई आदमी बेरोजगार है ही नहीं। तो मुझे लगता है ये तो बहुत सही प्रचार हो रहा है कि बेरोजगारी है कहाँ। मतलब मुझे तमाम विषय हैं कहानी के नजर आते हैं, बेरोजगारी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, चूंकि कहते कहते एक जगह आप थोड़े से जज्बाती मुझे लगे कि व्यक्तिगत स्तर पर जो संघर्ष मेरा था उसमें धर्म बार बार आड़े आ रहा था, उसका भी एक रोल रहा है। उसने शायद एक लेखक अब्दुल बिस्मिल्लाह को बहुत कुछ करने से रोका। नहीं, रोका नहीं। हाँ, मैं वही अनुभव मैं जानना यहाँ चाहता टोक हूँ। रहा हूँ। उसने ही मुझे आगे बढ़ाया। हम्म, रोकने की हिम्मत कहाँ थी? नहीं, क्योंकि देखिए वो जो है, वो जो टीस पैदा होती थी, जो टीस पैदा होगी ना, उसी से रचना निकलेगी। जैसे आपको पौधा लगाना है तो गड्ढा खोदना पड़ेगा। गड्ढा खोदेंगे आप जमीन में, जब जमीन को तकलीफ होगी ना, धरती को तकलीफ देंगे ना, आप गड्ढा छेद करेंगे जमीन में, और तब पौधा उसमें लगाएंगे, तब पौधा पेड़ बनेगा। तो मेरा गालिब यूं ही नहीं कहते कि वो खालिश कहाँ से होती, जो जिगर के पार होता। कि तीर जो है तुमने मारा, और अगर जिगर को छेदता हुआ बाहर निकल गया होता तो वो दर्द कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाता, घाव भर जाता। लेकिन वो तो तीर टूटा हुआ है ना, दिल में चुभ कर वो टूट गया, तो वो खलिश जो हो रही है ना, बार बार जो दर्द उठता है, उसी से शायरी बनती है। तो रचना के लिए वह जीवनी शक्ति है। यानी ये टोकना बार बार, भाई जहाँ भी नौकरी करने जाते थे, बताइए नौकरी दो। अब हिंदी में एमए कर रखा था, अध्यापक बनेंगे, यही सपना था, दूसरा कोई सपना हमने देखा ही नहीं। आज तो तमाम सपने देख रहे हैं लोग, बीए करते ही कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई आईएएस बनना चाह रहा है, कोई कुछ बनना चाह रहा है। हमने तो भैया कुछ नहीं बनना चाहा, सोचा कि अध्यापक ही बनेंगे, चाहे प्राइमरी स्कूल का अध्यापक बन जाए, लेकिन बनेंगे अध्यापक, पढ़ाएंगे। अब जहाँ जाते थे इंटरव्यू देने, तो पहला ही प्रश्न जो होता था, पूछा जाता था कि मुसलमान होते हुए भी आपने हिंदी में एमए क्यों किया। अब आज कोई ये सवाल मुझसे अब नहीं पूछते लोग, अब डर गए हैं कि ये सवाल पूछने का मतलब है डांट खाना। अब डर गए हैं लोग, क्योंकि पहले ऐसा अब ये सवाल आप समझते हैं, ये सवाल जो है ये आसान सवाल है। अभी आपने जो खलिश की बात की थी, जी। एक चर्चा तो आपने की। अब मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ
कई दफ़ा मैंने आपको यह कहते हुए भी सुना है कि मुझे तकलीफ़ इस बात से बहुत होती है कि लोग मुझे कहते हैं कि ये हिंदी के मुसलमान साहित्यकार हैं। ये तकलीफ़ भी उस खलिश की तरह ही है ना? हाँ, बिल्कुल है। मुझे तकलीफ होती है। क्या किसी और को इस तरह से कहा जाता है क्या? किसी और के बारे में ऐसा कहा जाता है क्या? क्या रामचंद्र शुक्ल के बारे में कहा जाता है कि हिंदी के ब्राह्मण आलोचक थे? या प्रेमचंद को कहते हैं क्या आपकी हिंदी का प्रेमचंद साहित्यकार, कायस्थ साहित्यकार? हिंदी का कायस्थ साहित्यकार कहेंगे प्रेमचंद को? नहीं कहते ना। हिंदी का लेखक है वो। आप जयशंकर प्रसाद को कहते हैं कि हिंदी का वैश्य कवि, या मैथिली गुप्त को कहते हैं क्या कि वैश्य कवि थे? नहीं कहते ना। हिंदी के कवि है? तो फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह हिंदी का मुसलमान लेखक है भाई? क्यों भाई? क्यों? अरे लेखक को तो कम से कम धर्म और जाति में मत बांटो। साहित्य को तो बचा रहने दो, बख्श दीजिए। साहित्य को साहित्य रहने दीजिए। साहित्यकारों को साहित्यकार बने रहने दीजिए। उनको जातियों और धर्मों में तो मत बांटिए। अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, एक बात आपके कहे से साफ होती है। जब आप नौकरी ढूंढ रहे थे उस दौरान आपसे पूछा जा रहा था कि मुसलमान होकर के हिंदी में आपने एमए क्यों किया? यानी कि पुराना दौर था, समाज पुराना था, सत्ता पुरानी थी, और आज बीच में कभी कभार कहा गया कि आप हिंदी के मुसलमान साहित्यकार हैं। क्या सत्ता का चरित्र एक सा होता है, समाज का भटकाव एक सा होता है, या फिर लेखक की अपनी कोई त्रासदी होती है किसी धर्म से होने की? देखिए, ऐसा सीधी सी बात है, मैं बता दूं। इसमें हम चूँकि हम यहाँ लेखक हैं, हम साहित्य की बात करने बैठे हैं, इसलिए हम राजनीति और मैं वहीं आता इसकी बात नहीं करते। लेकिन लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि किसी भी भाषा का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं होता। कोई संबंध नहीं होता। भाषा का संबंध उस भाषा को जानने वाले से होता है। कम से कम इस बात को तो कम से कम समझ लेना चाहिए कि भाषा का संबंध धर्म से नहीं होता। क्योंकि अगर भाषा का संबंध धर्म से जोड़ने लगेंगे तब बहुत बात फिर बिगड़ जाएगी। फिर चाइनीज बोलने वाले का धर्म क्या है? फिर मलयालम बोलने वाले का धर्म क्या अलग है? जी। फिर इसका मतलब कि जितनी भाषाएं हैं फिर उतने धर्म होंगे। लेकिन अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, एक सवाल आता है। हिंदी साहित्य में अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत, गुलशेर खान सानी, मंजूर एहतेशाम, राही मसूम रज़ा, एक बड़ी जमात है जिनका कद बहुत बड़ा है और उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया है। सवाल मेरा ये है कि जो पिछले 30-35 वर्ष रहे हैं उसमें मुस्लिम लेखकों ने हिंदी साहित्य में क्या किया जो इस जमात के बराबर का है? या तो उसका पलायन वहाँ से है, उसने अपने आप को अलग कर लिया है, या कोई और कारण है? सवाल यह है कि प्रतीक्षा कीजिए ना भाई, ऐसे थोड़े मिल जाएंगे। भाई सवाल ये है कि ऐसे मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएगा कोई? भाई हमने अभी कहा कि हमने बहुत संघर्ष किया है। हाँ, संघर्ष जो करेगा वही तो कुछ कर पाएगा ना। जो संघर्ष करेगा, और जो संघर्ष के अलावा साहस की भी जरूरत है। बगैर साहस के कुठाव नहीं लिखा जा सकता था। जी हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। उसके लिए हिम्मत चाहिए ना। देखिए, जब अबे भाई आप एक सीधा सा उदाहरण बहुत आसान सा आप लीजिए, जो कि विद्यार्थी हैं बैठे होंगे यहाँ, कि प्रेमचंद ने जोखिम ले लेकर कहानियाँ लिखी।
कितना कठिन समय में प्रेमचंद रह रहे थे, हाँ, कि एक तरफ ब्रिटिश राज, दूसरी तरफ जो पूंजीपति और सामंत थे, जमींदार थे, दो दो खतरों के बीच थे प्रेमचंद, और हिम्मत जुटा रहे थे, लिख रहे थे, हाँ। तो आज आप क्या समझ रहे हैं कि इतना आसान है ये खतरों से खेलना है? ये जो लेखक जो, देखिए आज जो हमारे सामने संकट था वो आज के लेखक के सामने नहीं है, ये एक अजीब बात है। हमारे सामने जो दूसरा संकट था कि हम अपनी बात कहाँ तक पहुँचाएं, तो उसका एक ही साधन था कि पत्र पत्रिकाओं में छपे, नहीं छपती थी। आज क्या है, आप फेसबुक पर डाल दीजिए, हजारों लोग उसको पढ़ ले रहे हैं। एक कविता लिखी, एक कहानी लिखी, डाल दिया, मोबाइल पर डाल दिया, फेसबुक पर डाल दिया, इंस्टाग्राम पर डाल दिया, व्हाट्सएप पर भेज दिया, लिख दिया, फैल गया, खत्म, संतुष्ट हैं हम कि हमने लिख दिया है। अब ये है कि उस पर तो आप कुछ भी लिख दीजिए, उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता है, वाह भले मिल जाए आपको, है, उससे कुछ नहीं होता। स्थायित्व तो होना चाहिए। तो स्थायित्व तो होना तभी होगा जब आप में गंभीरता होगी, और जब गंभीरता तभी होगी जब कोई चीज़ आप साहस करेंगे, साहस के साथ लिखेंगे, उठाएंगे, सवाल होंगे ना, कोई सवाल होगा, हमारे ज़हन में कोई सवाल उठा होगा ना जिस पर हमने लिखा, तो वो सवालों से जूझने की बात होगी। वरना तो ठीक है, इस हॉल का चित्रण करना है, बहुत सुंदर ढंग से चित्रण कर दीजिए आप, कह दीजिए बहुत अच्छी कहानी है। एक सवाल मेरा आपके कहे से ही पैदा हो रहा है। आपने ये कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ एक रचनाओं के जरिए, कविताओं के जरिए, गज़लों के जरिए, कहानियों के जरिए लोग लोकप्रिय हो जाते हैं, लोग बहुत जान जाते हैं, उनके पास एक बड़ी भीड़ आ जाती है। आप दूसरा हिस्सा कह रहे हैं कि फिर भी वहाँ गंभीरता नहीं है, गहराई नहीं है, तथ्य नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि स्थायित्व तो तभी आएगा जब गंभीरता होगी। मैं नहीं बिल्कुल मैं नकारात्मक वे में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ बेकार है, सब गलत है, ये सब नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि स्थायित्व, भाई देखिए, एक बार एक रचनाकार ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि साहब हम इतने दिनों से लिख रहे हैं और हमारी चीज़ें लोगों तक पहुंच भी रही हैं, प्रकाशित भी होती हैं और पहुंच भी रही हैं, लोग पढ़ भी रहे हैं, ये है वो है, हमारी पहचान नहीं बन रही है, हमारी पहचान नहीं बन रही है, तो इसका क्या कारण है? तो मैंने कहा देखिए, पहचान जो है वह व्यक्ति की नहीं होती, पहचान रचना की बनती है, और रचना से फिर रचनाकार पहचाना जाता है। रचना से पहले रचना पहचानी जाएगी आपकी, तब आप पहचाने जाएंगे। हाँ, आप सोच रहे हैं कि मैं बढ़िया कपड़ा पहन कर बैठा हुआ हूँ यार, मेरी तरफ कोई देख नहीं रहा है। अरे कैसे देखेगा? आपके अंदर गुण होगा तो देखेगा। हाँ, अगर आपके अंदर गुण होगा तो प्रेमचंद तो आधे टांग की धोती पहन कर, मिर्जई पहन कर पहुँच जाते थे साहब। हाँ, बताइए आप। हाँ, और प्रेमचंद वो है ना कि आए थे, वो स्टेशन में गए रिसीव करने, प्रेमचंद को पहचान ही नहीं, सोचा कि इतना बड़ा लेखक है तो कोई बड़ा अच्छा ढंग से कपड़े उपड़े पहने होगा। हाँ, और वो बेचारे जो है वो लौट आए जो लेने गए थे उनको, है ना। और वो देखा कि वो तो चले आ रहे हैं साहब पैदल। हाँ, प्रेमचंद कोई आया ही नहीं लेने उनको, तो पहचाना ही नहीं, क्योंकि तो कपड़े से थोड़ी पहचान होती भाई। तो रचनाकार क्यों आप कह दें कि यार मैंने तो 50 कहानियाँ लिख दी, इतनी कविताएं लिख दी, मेरी पहचान नहीं बन रही है। अरे भाई, पहचान रचना से बनेगी ना।
कोई एक रचना लिख दें आप, उससे ही पहचान बन जाएगी। तो कहेंगे आज इस रचना को लिखने वाला कौन है लिखने वाला। करे कहा वो बाहर ना, वो देखिए वो बीड़ी पी रहा है बाहर, वो उसी ने लिखा है, उसी के पास पहुंच जाएंगे लोग। तो पहचान रचना की होती है, उस रचनाकार की बाद में होती है। एक बड़ा मौलिक सा सवाल है, चूंकि आप बहुत ईमानदारी से खुल करके बोल रहे हैं। आप ही ने कहा कि एक ज़माना हमारा था जब हम अपनी रचनाओं को प्रकाशकों के पास भेजते थे तो ये शर्त होती थी कि आपकी रचना अस्वीकार कर दी जाती है तो वापसी का लिफाफा भी आप डाल के भेजें। बिल्कुल। आज सोशल मीडिया आ गया है, एक प्लेटफॉर्म आ गया जहां आपकी तरह के बहुत ही मजबूत किस्म के लोग जो लिख रहे थे उनके लिए अब वो लोगों तक पहुंचती है, उसके लिए प्रकाशक की ज़रूरत नहीं है, पत्रिका की कोई मांग नहीं है। वो अपना मंच लेकर के आते हैं लोगों के बीच में और लोग पसंद करते हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। उनको पहचानने वालों की, मेरे शब्दों पर जाइएगा, उनको पहचानने वालों की, उनके पीछे मरने वालों की, उनको बड़े राइटर मानने वालों की एक बड़ी जमात खड़ी होती है। जो एक पारंपरिक पीढ़ी हमारी रही है वो कहीं ऐसे पीछे खड़ा रहती है। एक सच्चाई में मत हूँ। अब दोनों को वजन के लिहाज से, जब आपने कहा ना कि आप में वजन होगा तो ना, आप में गहराई होगी तो स्थायित्व होगा, तब ना आपको पहचाना जाएगा। यह जो लोकप्रिय एक जमात है जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों के बीच में है, और एक पीढ़ी जो आपके साथ चली आ रही है नई सदी के शुरुआत से पहले तक की, इन दोनों के बीच में एक मैं देखता हूँ भेद। वो कहते हैं हम लोकप्रिय हैं, आप कहते हैं कंटेंट नहीं, गहराई नहीं। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं तो ये कहता ही नहीं, मैं ये बिल्कुल ही नहीं कहता कि कंटेंट नहीं है, गहराई नहीं है। मैं नकारात्मक बात करता ही नहीं थी। लेकिन मेरा सवाल क्योंकि मैं एक तो पहली बात, मैं निराशावादी बिल्कुल नहीं हूँ, है ना। मैं निराशावादी नहीं हूँ, मैं नकारात्मक सोच नहीं है, मैं किसी को हे दृष्टि से नहीं देखता, मैं सबको महत्व देता हूँ, मेरे लिए सब महत्वपूर्ण है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये दोनों के बीच खाई कहाँ है भाई? ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं आपके व्यक्तिगत नज़रिए की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक कंटेंट जो सोशल मीडिया के ज़रिए एक आदमी को पहचान दे रहा है, उसकी लोकप्रियता बढ़ा रहा है, एक कंटेंट जो पारंपरिक तौर पर लोगों तक पहुँच रहा है पुस्तकालयों के ज़रिए, कॉलेजेस के ज़रिए, इन दोनों के बीच में कोई भेद पाते हैं? जैसे आपने कहा ना कि स्थायित्व नहीं है, अचानक वो लोकप्रियता हो गई, वो आप कुर्ता टाई पहन के बैठे हुए हैं, आपको कोई नहीं पहचानता है, वो हाफ पैंट में है, उसको लोग पहचानते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो पहचान है आपके नज़रिए से वो किस आधार पे है? तो जो सोशल मीडिया का आधार है उसको आप स्वीकार करते हैं या नहीं करते? मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ। मैंने कह दिया कि मैं नकारात्मक बात करता ही नहीं, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं एक बात अब मैं अंतर ही बता देता हूँ। अब अंतर ही जानना चाहते हैं तो एक अंतर मैं ये बता दे रहा हूँ कि देखिए, किसी भी रचना, चाहे वो कहानी है, उपन्यास है, कविता है, उसको, क्योंकि ये आए दिन का ये हो गया है मेरे साथ, हाँ, हम दो तरह से चीज़ों को आज पढ़ सकते हैं। पहले हमारे पास एक ही तरीका था, अब दो तरीके हो गए हैं। एक तरीका क्या है? एक तरीका जो पुराना तरीका है, किताब, पुस्तक, यही एक तरीका था, है ना, किताब पढ़ते हैं। आज एक दूसरा तरीका आ गया है, ये मोबाइल पर कुछ लोग पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ सकते तो लैपटॉप है, स्क्रीन बड़ा है, उसमें सैकड़ों पेज, हजारों पेज की पूरी की पूरी किताब है। ये दोनों तरीके हैं पढ़ने के, है ना। अभी कल एक साहब को फ़ोन आया कि साहब मैं कुछ भेज दूँ, कुछ लिखा है मैंने, आप पढ़ कर बताइए। मैंने कहा कितने पेज होगा मैटर? तो उन्होंने कहा कि करीब 100 पेज का होगा। मैंने कहा 100 पेज तो मैं मोबाइल पर नहीं पढ़ पाऊँगा, और वो लैपटॉप पर में याद नहीं है। हम कहा प्रिंट आउट निकाल कर भेजिए। अच्छा 12
अब ये पढ़ने के दो प्रकार हैं। एक ही कंटेंट है, मान लीजिए एक ही कंटेंट है, उसको आप लैपटॉप पे भी पढ़ सकते हैं, किताब पर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल कोई पूछे कि फर्क क्या है? जब कंटेंट एक ही, राइटर एक है, विषय एक है, सब कुछ एक है, तो फिर दोनों ठीक है? या दोनों में से फिर कौन कम ठीक है, कौन ज़्यादा ठीक है? क्या इस सवाल का कोई जवाब है? या दोनों ठीक है? नहीं, अब मैं ही बता दे रहा हूं। एक दृष्टि से देखिए आप, दोनों ठीक हैं। एक दृष्टि से देखिए दोनों ठीक है। बल्कि मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि मैं बदकिस्मत हूं कि दूसरा तरीका मुझे नहीं आता, मैं उसमें सुविधाजनक अपने को नहीं महसूस करता। वरना ये चिंता करने की नौबत ना आती मुझे कि घर में किताब रखने की ज़रूरत नहीं है, वो जगह नहीं है। घर में मेरे किताब रखने की जगह नहीं है। कोई किताब आती है नहीं तो सोचता हूँ इसको रखूँगा कहाँ। तो इससे झंझट से मुक्ति मिलती है यार। एक लैपटॉप रख लो, उसमें आप 1000-2000 किताबें डाल दो, एक जगह पड़ा रहेगा वो, यही छोटा सा टेबल पर। उस झंझट से मुझे मुक्ति मिल जाती है। तो बड़ा आराम, बड़ा सुखजनक, सारा घर खुला हुआ, एक जगह एक पड़ा हुआ है। जब पढ़ना हो जाकर वहाँ पढ़ लो, बाकी रहो अपना आराम से। लेकिन मैं तो किताब ही पढ़ सकता हूँ। अब आप बताइए, जब आप किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? ये मनुष्य का जो शरीर बना है ना, हाँ, धर्मानुसार, धार्मिक लोगों के अनुसार ईश्वर ने जो शरीर बनाया है, दिया है, पता नहीं कहाँ है ईश्वर, मुझे तो नहीं मालूम। अल्लाह मियाँ कहाँ होंगे, क्या होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना तो अवश्य है कि इस शरीर में कुछ गुण तो है ना। जब पुस्तक पढ़ते हैं आप इसको, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इसको आप छूते हैं। इसको छूते हैं। इसको छूने में और लैपटॉप को छूने में कोई फर्क नहीं है, क्या है? आप लोग बताइए, इसको छूने में और मोबाइल को या लैपटॉप को छूने में कोई फर्क है ना? इसको आप उलटते हैं, उसको क्या उलट सकते हैं? हाँ, उसको ये बटन दबाएंगे, इसको उलट सकते हैं आप। इसको जब उलटते हैं किताब को, तो इसमें से कोई गंध निकलती है ना, वो नाक में पहुंचती है ना, नासा में, हाँ, वो पहुंचती है ना। लैपटॉप से पहुंचती है क्या गंध? हाँ, जब आप छूते हैं, सूंघते हैं, तो एक तरह का रस मिलता है कि नहीं आपको? वो क्या उसमें मिलता है? तो ये रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये सारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं जब हम किताब हमारे सामने होती है। और जैसे ही किताब हटती है, हम लैपटॉप के सामने बैठे होते हैं, सारी इंद्रियां हमारी निष्क्रिय हो जाती हैं। और निष्क्रियता मृत्यु है, सक्रियता जीवन है। अब बात कुछ आई है, इतने लिहाजी हैं आपके, सीधे तौर पर मेरे सवाल का जवाब ना दे करके इतना घूम करके आप आए हैं, इसलिए आप बड़े रचनाकार हैं। लेकिन एक असलियत ये रही है कि जो रचनाकार बहुत समर्थवान रहे हैं, जिन्होंने समाज को, सवाल को, द्वंद्व को, प्रतिशोध को, प्रतिरोध को ठीक से देखा है, समझा है, जाना है, वो प्रकाशकों की शर्तों से, आलोचकों की गिरहबंदी से मुक्त हैं
और उनका अपना स्वतंत्र रूप से एक लेखक के तौर पर खड़ा होना आसान हो गया है आपके समय के मुकाबले। इस दौर में आपने कई पीढ़ियों के लेखकों को देखा। जो ये मौजूदा दौर है डिजिटल का, मैंने मान लिया कि किताबों में वो गंध नहीं आती है, उसके स्पर्श में जो भाव है, जो लगाव है, सिरहाने रख करके सो जाने भर से, सुबह उठने के बाद या आधी रात में पन्ना पलट लेने से, या वो नाक के पास है तो उसकी जो गंध जा रही है, एक अलग तरह का आपके आसपास परिवेश खड़ा कर देता है। वो बात नहीं आएगी डिजिटल में। लेकिन डिजिटल ने हिंदी को कितनी आसानी दी और साहित्यकार को कितना समय स्पेस दिया, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं बहुत दी, वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि बहुत जगह दी, बहुत आसानियाँ पैदा की। पहले जो तो मुश्किलें थी वो बहुत आसान हो गई। मैं तो इस बात को मान रहा हूँ भाई, विज्ञान ने हमको जो है बहुत कुछ दिया है और इसका श्रेय हमें नहीं भूलना चाहिए। बहुत कुछ दिया है। हाँ, आज हम जो चीज़ें बहुत आसानी के साथ पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, पहले नहीं फैला सकते थे। पहले उसका एक दायरा सीमित होता था, आज दायरा असीम हो गया है। तो इसमें तो कोई, और हिंदी को ही नहीं भाई, सभी भाषाओं को दिया है। ये डिजिटल दुनिया है जो आई है, ये सब हिंदी को नहीं लाभ पहुंचाया है, इसने सबको लाभ पहुंचाया है। बल्कि तमाम ऐसी भाषाओं को या ऐसी लिपियों को जिनको लोग भूल चले थे, उनको तक जीवित कर दिया है। उनको तक ढूंढ निकाला है और जीवित कर दिया है ना। तमाम जो ऐसी पुस्तकें जो उपलब्ध ही नहीं है, उनको ढूंढ निकाला है और वो आज आप निकाल सकते हैं, निकाल कर देख सकते हैं आप, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं उसको पूरा श्रेय देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि उसने हमको बहुत ही कि वो नुकसानदेह थोड़ा है। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं नकारात्मक बिल्कुल नहीं हूँ। अब आखिर के 3 मिनट है, मैं 2 सवाल करना चाहता हूँ आपसे। एक उपन्यास आपका जो कालजयी उपन्यास कहा जाता है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, लेकिन मुझे लगता है कि कुठांव, पवित्र आख्यान जैसे उपन्यास भी बहुत सारगर्भित थे और समाज का निचोड़ लेके चलते हैं। उस समय बुनकरों को जिन हालात में आपने देखा, कुठाओं के भीतर जो सत्ता का द्वंद्व और सत्ता की चालबाजियां आप देख रहे हैं और पुरुष वर्चस्ववाद जो आप देख रहे हैं, स्त्री का शोषण देख रहे हैं, वो आज है या नहीं है, या अगर वही स्थितियां आज भी हैं तो एक लेखक के तौर पर आप फिर क्या महसूस करते हैं? देखिए, स्थितियां तो बदली हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि वही हैं। अभी बाहर में बैठा था तो एक शोध छात्रा थी, ख़ास तौर से झीनी झीनी बीनी चदरिया को लेकर वो मुझसे बात कर रही थी और उसने मुझसे पूछा कि अब वो बदलाव आ गया है वहाँ के जीवन में। तो मैंने कहा हाँ, बदलाव आ गया है। तो उसने कहा कैसे समझें उसको मैंने कहा कि उसको समझने में 10 साल तो मुझे लग गए थे। भाई 10 साल रहा हूँ बनारस में और 10 साल उसको सब पुराने जो जीवन था उसको समझने में 10 साल लगा, तब जाकर झीनी झीनी बीनी चदरिया लिखा। तो अब तो कोई चाहे कि हम जाकर 2 दिन में समझ लें, तो 2 दिन में तो सिर्फ आप डायरी कलम लेकर जाइए, 2-4 लोगों से बातचीत कीजिए कि भाई क्या आप सोचते हैं क्या बदलाव आया है, वो आप नोट करके ले आइए, बस हो गया, ख़त्म। लेकिन अगर सही ढंग से जानना चाहें तो मैं एक जगह कह चुका हूँ कि मैंने उस बदलाव को महसूस किया है। और अगर मुझे, जो कि नहीं मिलने वाला है, कि अगर 10 साल और मिले और बनारस जाकर रहने का, तो शायद मैं एक दूसरा उपन्यास और लिखूं उन्हीं के जीवन पर, जिन पर मैं लिख चुका हूँ। लेकिन उसके लिए और 10 साल चाहिए, क्योंकि इतनी आसानी से यहाँ बैठ कर दिल्ली में तो नहीं लिख पाऊँगा मैं। तो क्योंकि 2 बड़े बदलाव आए हैं जो मैं चाहता था यहाँ बताऊँ, इसलिए वहाँ उस छात्रा को नहीं बताया मैंने उस जीवन के बारे में। फिर कुठाओं के बारे में बात करूँगा मैं जी। 2 बड़े बदलाव आए हैं, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है। सकारात्मक बदलाव की बात पहले बता दूं। सकारात्मक बदलाव ये आया है कि उनमें शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हुई है
और ख़ास तौर से जो लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। आम तौर पर लड़कियों को तो कोई नहीं पढ़ाना चाहता था, वो तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो ऊंची तथाकथित उच्च वर्ण के हों या निम्न हो, या कोई नहीं पढ़ाता था। और उसमें तो लिखा है कि बनारस के बुनकरों की स्थिति तो ये थी कि बिल्कुल भी लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे वो। हाँ, कुरान शरीफ पढ़ा दिया, शादी कर दी, ख़त्म। लेकिन आज वो पढ़ाने लगे हैं, उनकी बेटियां भी आज पढ़ने लगी हैं, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने लगी हैं। हाँ, और ये देखा मैंने बनारस में जाकर खुद। एक डॉक्टर का बोर्ड लगा हुआ था, उसमें लड़की का नाम लिखा हुआ था। मैंने पूछा ये कौन डॉक्टर है, पता चला फलाने साहब की बेटी है। मैंने कहा अरे, तो अब ये देखिए शिक्षा के प्रति जागरूक हुए हैं। एक सकारात्मक बदलाव तो ये आया है। नकारात्मक जो बदलाव आया है वो ये आया है कि उनका जो कारोबार था, उस कारोबार में बहुत गिरावट आई है। पहले ही बुरा हाल था, अब और बुरा हाल हो गया है। अब इसके लिए आप दोष तो किसी को भी दे सकते हैं, व्यवस्था को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, तमाम तरह के जो नियम हैं उनको दे सकते हैं, इनको दे सकते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में हम दोषी हैं, हम सब दोषी हैं। क्योंकि हम जिस संस्कृति की बात करते हैं ना, उस संस्कृति की दुहाई जो हम लोग बहुत देते हैं, हम खुद उस संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। पहले बनारसी साड़ी की सांस्कृतिक पहचान थी। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, थोड़ा बहुत भी अगर उसके पास है पैसा, तो अपनी बिटिया की जब शादी करता था, उसका ये सपना होता था कि बिटिया को एक बनारसी साड़ी दे, है ना। इस रूप में साधारण से साधारण बुनकर की साड़ी भी बिक जाती थी। आज तो कोई साड़ी पहनने नहीं चाहता, आप साड़ी देकर क्या करेंगे। आज सवाल ये है कि आज जो है तो आज जो वेशभूषा तय होती है, वो वेशभूषा आज फैशन से तय हो रही है ना, संस्कृति से नहीं तय हो रही है कि नहीं। तो ये है कि वो बेचारे बुनकर करेंगे क्या, जब वो उनकी मांग ही नहीं होगी। हाँ भाई, डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई एंड डिमांड की पूरी थ्योरी इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है ना। तो आज साड़ियों की जिस तरह की डिमांड पहले थी, उस तरह की जो डिमांड है अब साड़ियों की नहीं रह गई है। तो एक बड़ा कारण तो ये हो गया है। दूसरा जो मेरे उपन्यास में भी आया है कि अब मशीन से साड़ियाँ बनने लगी जी। तो वो हाथ की जो कारीगरी है ना, वो अपने आप जब मशीन से चीज़ें आसानी से बनने वाली उपलब्ध हो जाएंगी जी। जैसे इसको तो छोड़ दीजिए, दूर की बात है यार, आज कपड़े सिलने वाली दुकानें बंद हो रही हैं। जो आप जाते थे सूट सिलवाने के लिए, नाप देकर बढ़िया कपड़ा खरीद कर, आज सिले सिलाए कपड़े मिल रहे हैं। हाँ, अब ये कपड़े सिलने वाले बेचारे, जिनको दर्जी कहते हैं थे हम लोग, है ना, इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। तो अब आप क्या करेंगे इसका। अब सवाल यह है कि अब्दुल रसूलुल्लाह किस किस पर लिखेंगे, है ना। तो ये एक बदलाव जो आया है हमारे जीवन में, समाज में, उससे जो है बहुत सी चीज़ें बदल रही। अब कुठाओं में जो आपने समस्या बताई, असली समस्या नहीं बताई। जो कुठाओं की असली समस्या है वो है जातिवाद, कि मुस्लिम समाज में जातिवाद, जिसे कि छिपाया गया, जानबूझ ये छिपाया गया और पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में छिपाया गया। पूरी दुनिया को ये बताया गया कि सारे मुसलमान बराबर होते हैं, मुसलमान भाई भाई हैं, सारे मुसलमान बिरादर हैं। ये नहीं बताया गया कि नहीं साहब वहाँ भी ऊंच नीच है, वहाँ भी छुआछूत है, जिसको हमने लिख दिया।
उजागर कर दिया मैंने। अब अभी पिछले दिनों यहीं दिल्ली में एक कार्यक्रम में ये बात हुई, तो कार्यक्रम के बाद किसी ने कहा कि अरे अब वो बात कहाँ रही, अब वो बात नहीं रही। हाँ, ये बात कही, मैंने सुन ली, मैंने जवाब नहीं दिया। मैं क्या जवाब देता? दरअसल क्या है कि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं ना, इसलिए हमारी समझ में नहीं आता। गांव में जाकर देखिए, हालांकि गांव भी अब बदल गए हैं, गांव भी अब धीरे धीरे शहर जैसे हो गए हैं, लेकिन मैं उदाहरण देता हूं कि आप ये तो छोड़ दीजिए खाना पीना फलाना, ये तो देखिए हर जगह बदल गया है। सब लोग साथ में बैठकर खा पी रहे हैं, कोई जाति उति नहीं जानता, ना कोई पूछता। मैं एक बात बता दे रहा हूँ, ये जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं ना, तो अब चाहे जब कभी नमाज न पढ़े, लेकिन ईद बकरीद की नमाज तो पढ़ते ही हैं मुसलमान, हैं? तो आप ईद बकरीद में जाइए, आप नमाज पढ़ रहे हैं, वो अपना चादर लेकर जाते, बिछा लिया जगह भाई जहाँ बिछा लो और उसके बाद पढ़ लीजिए नमाज। आप गांव में आप मस्जिद में जाकर देखिए ज़रा सा, हैं? ये जो तथा कथित निम्न जातियां हैं, वो क्या मस्जिद में आगे जाकर बैठ सकती हैं क्या? मस्जिद तक में, जिसको कहते हैं कि तो खुदा का घर है भाई, तो खुदा के घर में तो ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां भी नहीं जा सकता वो आगे। क्यों? यहां क्यों हो जाता है? दिल्ली में इसलिए हो जाता है कि हम एक दूसरे की जात जानते ही नहीं। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई एक दूसरे की जात जान रहा है? कौन किस जात क्या है? नहीं जान रहा है, न जानना चाहता। लेकिन गांव में हर आदमी दूसरे की जाति की जानता है कि ये फलानवा के घर का है, इस जाति का है? तो इसलिए वो खत्म नहीं हो गया है। शहरों में आकर वो बदल भले गया हो, लगता हो कि अब बराबरी आ गई है, अब समस्या खत्म हो गई है, लेकिन वो जड़ से खत्म नहीं हुई है। जहाँ जड़ है ना, वहाँ अभी भी है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी हमारे मित्र ने कहा था कि ये गांव के सिवान पर जात खड़ी रहती है, जब गांव से आप निकल जाते हैं तो हाँ। फिर वो उसकी पूछ परख नहीं करते, जैसे लौटते हैं, लौटती राह में सिवान पर फिर आपकी उंगली पकड़ के वो गांव में आ जाता है। आपने एक समाज के भीतर की व्यवस्था को बदलते हुए पाया है। बदलाव ज़रूरी भी है, और बदलाव नहीं होगा तो साहित्य के पास भी सामग्री नहीं मिलती है। तो जाति की व्यवस्था टूटी है, जकड़बंदियाँ टूटी हैं, लोगों के जो पारंपरिक पेशे रहे हैं उनसे उनका विलगाव हुआ है, नई जगहों पर जा करके रोजी रोटी उन्होंने कमाई है, व्यवस्था बदली है। परिवर्तन सकारात्मक है, ये अच्छी बात होनी चाहिए किसी भी समाज के लिए, और लेखक को उसी दृष्टि से देखना चाहिए। समय मेरे पास 1 मिनट का है और मैं चाहता हूँ एक बड़ा सवाल करना। हिंदी का लेखक तकनीक है, सैनिक, मैंने पहले भी कहा, सैनिक जो है वो टेक्नोलॉजी जानता है कि उसको बंदूक कैसे चलानी है, उसको दुश्मन के बारे में क्या पता करना है और कैसे नई तकनीक का इस्तेमाल करना है। डॉक्टर दूर बैठ करके भी अब सर्जरी कर लेता है, रोबो सर्जरी कहते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। सभी पेशों में लोगों ने आज की चुनौतियों को, आज की ज़रूरतों को, आज की तकनीक के साथ ढाल करके अपने आप को तैयार किया। लेखक आज भी घर में बंद रह करके और बस लिखना चाहता है, वो सक्रिय नहीं रहता है। फ्रेंच में कई फ्रांसीसी लेखकों को, लैटिन अमेरिकन लेखकों को आपके सामने रख सकता हूँ, जो मतलब इतने सक्रिय हैं कि उनका स्टार नहीं है। तो वहाँ का फिल्म स्टार वो राइटर है, हमारा राइटर बंद कमरे में रहता है और वो लगातार रह रहा है, वो अपने आप को बदलने को तैयार ही नहीं है। तो लेखकों को के प्रति जो समाज का नज़रिया है, शायद उसके ना बदलने का कारण भी ये है कि हमारा लेखक जो है ना, वो बंद गली के आखिरी मकान की तरह है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भाई मैं खुद अपने बारे में कह रहा हूँ कि मुझसे लोग कहते हैं कि आपने लिखना क्यों बंद कर दिया। लेकिन आजकल लिख के लोग पूछते हैं आजकल क्या लिख रहे हैं, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। तो कहे कि क्यों नहीं लिख रहे हैं? मैंने कहा कि जब से रिटायर हुआ हूँ घर में बंद रहता हूँ। अब घर में बंद रहकर तो मैं कहानी नहीं मिलेगी मुझे भाई, उपन्यास नहीं मिलेगा मुझे। कहानी तो तब मिलेगी मुझे जब मैं घर से बाहर निकलूँगा ना,
जब मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैं लोगों के बीच नहीं जाऊंगा, तो मुझे कहानी कहाँ से मिलेगी? हाँ? क्या भीतर से मैं निकाल कर लाऊंगा? इसका मतलब कि अगर मैं घर बैठे बैठे लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं इसके मतलब सिर्फ कल्पना कर सकता हूं, बस कल्पना से। और मैं पढ़ता हूं लोगों की कहानियां, साफ पता चलता है कि ये कल्पना से लिखी हुई कहानी है ना। जब तक आप जाएंगे नहीं, लोगों के बीच नहीं जाएंगे, और सिर्फ जाना नहीं, उनकी जो संवेदना है उससे, संवेदना से अपनी संवेदना संवाद करना, हाँ। से मिलाना, जब तक ये नहीं होगा तब तक सही रचनात्मकता नहीं होगी। जी, है कि नहीं? घर बैठे रचना संभव नहीं है। यह कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये कोई टेक्नोलॉजी आप रचना को जन्म नहीं दे सकती। सब कुछ कर सकती है टेक्नोलॉजी, रचना को जन्म नहीं दे सकती, है ना। उसके लिए तो भाई आपको लोगों के बीच रहना होगा, जीना होगा उनकी तरह से। अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब हिंदी के बहुत बड़े लेखक। तैरना गाइड नाम की किताब कोई रट डाले और जाकर कूद जाए गंगा में तो डूब जाएगा। तैरना गाइड पढ़कर तैरना नहीं आएगा, उसके लिए हाथ पैर मारना पड़ेगा पानी में जाकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ईमानदारी से, बहुत खुल करके आपने बात की है। बहुत शुक्रिया सर।